नमस्कार। एमए फाइनल की सभी छात्राओं का स्वागत है। भाषा विज्ञान के अंतर्गत आज का प्रकरण है भाषा विज्ञान का ज्ञान की अन्य शाखाएं हैं उनके साथ क्या संबंध है। यानी कि भाषा विज्ञान है, ज्ञान की जो अन्य शाखाएं हैं या शाखा है उनसे क्या संबंध इसका है। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने भाषा विज्ञान का अर्थ, महत्व, परिभाषा को जाना और भाषा विज्ञान हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी होता है इसके बारे में जानने के बाद अन्य जो ज्ञान की शाखाएं हैं, चाहे व्याकरण हो, दर्शन शास्त्र हो, मनोविज्ञान हो, शरीर विज्ञान हो, साहित्य हो, उनसे इस भाषा विज्ञान का क्या अंतर संबंध है, क्या एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से पूरक हैं, ये आज हम जानेंगे। सबसे पहला है कि जो भाषा विज्ञान है, क्योंकि ज्ञान अपने आप में एक विराट तत्व है, अखंड है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, अपरंपार है और केवल एक विषय तक उसको सीमित कर देना ये संभव नहीं है और बिना भाषा की जानकारी की ज्ञान को प्राप्त करना भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो जब हम बात करें कि भाषा विज्ञान का ज्ञान के जो अन्य क्षेत्र हैं उनके साथ संबंध की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्याकरण। जैसा कि भाषा विज्ञान के अर्थ परिभाषा में हमने चर्चा की थी कि भाषा विज्ञान और व्याकरण में क्या अंतर है। कुछ लोग भाषा विज्ञान और व्याकरण को एक मान लेते हैं, लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद भाषा विज्ञान और व्याकरण में स्पष्टतः अंतर किया है और जो व्याकरण है उसका एक दायरा है वो सीमित है और भाषा विज्ञान का जो दायरा है वो व्यापक है। यानी कि जो व्याकरण है वो केवल भाषा की व्याक्रिया करता है, भाषा की स्वरूप जो संरचना है और नियम है उनका निर्धारण करता है, जबकि भाषा विज्ञान भाषा के उद्भव और विकास से लेकर के वर्तमान स्थिति का अध्ययन करता है। न केवल एक भाषा का बल्कि अन्य भाषाओं से तुलनात्मक अध्ययन भी करता है। इस दृष्टि से देखें तो जो व्याकरण है कि भाषा विज्ञान और व्याकरण एक दूसरे के इतने नज़दीक होते हैं, एक दूसरे के इतने पूरक और समीप होते हैं कि कभी कभी तो लोगों को लगता है कि भाषा विज्ञान और व्याकरण में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, लेकिन दोनों में स्पष्ट अंतर है। इससे पूर्व वाले प्रकरण में हमने इसकी चर्चा की। व्याकरण को हम शास्त्र कह सकते हैं जो इस बात के निर्देश पर अधिक बल देता है कि भाषा में कहाँ कैसा प्रयोग होना चाहिए, कैसा प्रयोग शुद्ध है और किस प्रकार का प्रयोग करने से भाषा अशुद्ध हो जाती है। इस बात की हम चर्चा इसमें करते हैं। उसका आदर्श से संबंध नहीं होता है, उत्पत्ति से संबंध नहीं होता है, केवल कहाँ और कैसे और शुद्ध भाषा का प्रयोग किया जाए यही व्याकरण होता है। क्योंकि व्याकरण विवरण और वर्णन प्रधान है, जबकि भाषा विज्ञान है वो विवेचन और विश्लेषण प्रधान है। एक और प्रमुख अंतर ये है कि भाषा में के अंतर्गत अगर बात करें व्याकरण की तो व्याकरण केवल व्याकरण के रूप आदि देकर चुप हो जाता है, जबकि भाषा विज्ञान और गंभीरता में जाकर यह पता लगाने का प्रयास भी करता है कि रूप क्या है, कहाँ से आया, कितना पुराना है, किस प्रकार से विकसित हुआ आदि की चर्चा भी इसके अंतर्गत की जाती है। तो इस प्रकार से जो भाषा विज्ञान और जो व्याकरण है दोनों का अंतर संबंध है, गहरा संबंध है। भाषा विज्ञान के बिना व्याकरण अधूरा है और व्याकरण के बिना भाषा विज्ञान अधूरा है। दूसरी हम बात करते हैं कि साहित्य और भाषा विज्ञान में क्या संबंध है, दोनों का क्या महत्व है, एक दूसरे से पूरक के रूप में उनका जब हम प्रयोग करते हैं। भाषा के प्रचलित वर्तमान स्वरूप को छोड़कर शेष सारी अध्ययन सामग्री भाषा विज्ञान को साहित्य से ही उपलब्ध होती है। यदि आज हमारे सामने संस्कृत है, ग्रीक है, अवेस्ता है आदि का अगर साहित्य नहीं होता तो भाषा विज्ञान यह जानने में कभी भी सफल नहीं होता, कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होता कि भाषाएं कितनी पुरानी हैं, कब इनका जन्म हुआ और मूल उद्गम इन भाषाओं का कहाँ से हुआ है। इस बात को जानने के लिए भाषा विज्ञान की आवश्यकता हमें होती है और भाषा के साहित्य की हमें जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि साहित्य हमें केवल न किसी भी काल विशेष की संस्कृति सभ्यता की जानकारी देता है, बल्कि
उस काल में कौन कौन सी भाषा और बोलियां प्रचलित थी, इसकी जानकारी भी हमें प्रदान करता है। ऐसे हम देखते हैं कि आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक का हिंदी साहित्य हमारे सामने न होता तो भाषा विज्ञान हिंदी भाषा के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन किस प्रकार कर पाता, क्योंकि साहित्य भी भाषा विज्ञान की सहायता से अपनी अनेक समस्याओं का समाधान खोजने में सफल हो जाता है। यानी कि न केवल साहित्य भाषा विज्ञान के काम आता है, बल्कि भाषा विज्ञान भी साहित्य के काम आता है। साहित्यकारों के लिए भी भाषा विज्ञान बड़ा उपयोगी होता है, क्योंकि उसे बहुत सी जो साहित्य की जो समस्याएं हैं उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने भाषा विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर जायसीकृत पद्मावत के बहुत से शब्दों को उनके मूल रूपों से जोड़कर उनके अर्थों को स्पष्ट किया उन्होंने। साथ ही शुद्ध पाठ के निर्धारण में भी इससे पर्याप्त सहायता ली है। अतः साहित्य और भाषा विज्ञान एक दूसरे के सहायक, यानी कि प्राचीन काल में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उन ग्रंथों का शुद्ध रूप क्या है, उस काल में भाषा का मूल रूप क्या प्रचलित था, मूल रूप की जानकारी कैसे मिली, वर्तमान में उसका कितना परिवर्तित रूप है, ये सब जानने के लिए हमें भाषा विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। अगला ज्ञान का जो क्षेत्र है वो है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान यानी कि मन का विज्ञान, और उसको जानने के लिए भी भाषा विज्ञान की आवश्यकता हमें पड़ती है। भाषा हमारे भावों, विचारों अर्थात मन का प्रतिबिंब होती है। यानी कि हमारे मन में जो भाव उठते हैं, हमारे विचार उठते हैं, उनको अभिव्यक्त करने का जो माध्यम होता है वो भाषा होती है। अतः भाषा की सहायता से बहुत सी जो समस्याएं हैं उनको हम सुलझा सकते हैं। विशेष रूप से अर्थ विज्ञान तो मनोविज्ञान पर पूरी तरह से आधारित है। वाक्य विज्ञान के अध्ययन में भी मनोविज्ञान से पर्याप्त सहायता मिलती है, जो कि भाषा विज्ञान के अंग होते हैं। ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, अर्थ विज्ञान, वाक्य विज्ञान। कभी कभी ध्वनि परिवर्तन का कारण जानने के लिए भी मनोविज्ञान हमारी सहायता करता है। भाषा की उत्पत्ति और प्रारंभिक जो रूप की जानकारी भी हमें बाल मनोविज्ञान तथा अविकसित लोगों का मनोविज्ञान हमारी सहायता करता है। मनोविज्ञान को भी अपनी चिकित्सा पद्धति में रोगी की उलूल जुलूल बातों का अर्थ जानने के लिए भाषा विज्ञान की सहायता लेनी पड़ती है। अतः भाषा विज्ञान की सहायता से एक मनोविज्ञानी रोगी की मनोग्रंथियों का पता लगाने में सफल हो सकता है, और भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान के घनिष्ठ संबंधों का कारण भी ही आजकल भाषा मनोविज्ञान यानी कि लिंग्विस्टिक साइकोलॉजी यानी कि साइक्लोलिंग्विस्टिक्स नामक एक अध्ययन पद्धति का भी विकास हो गया है। यानी कि जो मनोविज्ञान के विशेषज्ञ हैं या मनोविज्ञानी चिकित्सक हैं, साइकोलॉजी, वे भी इस अध्ययन पद्धति का प्रयोग करने लगे हैं अपने रोगियों की मन की बात को जानने के लिए। शरीर विज्ञान और भाषा विज्ञान। भाषा मुख से निकलने वाली ध्वनि को कहते हैं। अतः भाषा विज्ञान में हवा भीतर से कैसे चलती है, स्वर यंत्र है, स्वर तंत्री है, नासिका विवर है, कौवा है, तालु है, दांत है, जीभ है, ओठ है, कंठ है, मूर्धा है, तथा नाक के कारण उसमें क्या परिवर्तन होते हैं, तथा कान द्वारा कैसे ध्वनि ग्रहण की जाती है, इन सब का अध्ययन करना पड़ता है। इसमें शरीर विज्ञान ही उसकी सहायता करता है। लिखित भाषा का ग्रहण आँख द्वारा होता है, और इस प्रक्रिया का अध्ययन भी भाषा विज्ञान के अंतर्गत ही होता है। इसके लिए भी उसे शरीर विज्ञान का ऋणी होना पड़ता है। यानी कि जो शरीर विज्ञान है और भाषा विज्ञान है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और भाषा विज्ञान का शरीर विज्ञान के साथ भी अंतः संबंध है, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, सहायता करते हैं। भूगोल और भाषा विज्ञान एक विषय है। भाषा विज्ञान और भूगोल में भी बड़ा गहरा संबंध है, एक दूसरे के पूरक हैं। कुछ लोगों के अनुसार किसी स्थान की भौगोलिक जो परिस्थितियाँ होती हैं, उन परिस्थितियों का
उसकी भाषा पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। पहले भी हमने चर्चा कर चुके हैं कि भाषा के विकास में क्षेत्रीय जो परिस्थितियाँ होती हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। इसके लिए यह है कि अगर कहीं पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, आवागमन के साधन कम है, वहाँ की भाषा का विकास कम होता है क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं। और जहाँ मैदानी भाग हैं, कृषि अच्छी प्रकार से होती है, रोजगार के अवसर अधिक है, वहाँ भाषा का विकास अधिक होता है और भाषा की विविधता भी होती है क्योंकि बहुभाषी जो लोग हैं वहाँ पर एक समाहित होते हैं, एक जगह एकत्रित होते हैं। इसलिए भौगोलिक जो परिवेश है उसका भी भाषा विज्ञान के साथ बड़ा अंतर संबंध होता है, क्योंकि अर्थ विचार के क्षेत्र में ही भी भूगोल भाषा विज्ञान की सहायता करता है। जैसे उष्ट्र का अर्थ भैंसा से ऊँट कैसे हो गया, तथा सैंधव का अर्थ घोड़ा और नमक ही क्यों हुआ, आदि समस्याओं पर विचार करने में भी भूगोल सहायता करता है। भाषा विज्ञान की एक शाखा भाषा भूगोल की अध्ययन पद्धति तो ठीक भूगोल की भांति होती है। इसी प्रकार किसी स्थान के प्रागैतिहासिक काल के भूगोल का अध्ययन करने में भाषा विज्ञान भी पर्याप्त सहायक होता है। आगे बात करते हैं इतिहास और भाषा विज्ञान की। वैसे तो सामान्यतः भाषा के बिना जीवन आज संभव नहीं है। जिस प्रकार से हवा पानी की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से जीवन में विचारों के आदान प्रदान करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। और इसी भाषा में हमारा संपूर्ण इतिहास लिखा गया है, चाहे वो सामाजिक इतिहास हो, चाहे राजनीतिक इतिहास हो, चाहे आर्थिक इतिहास हो, और कौन से युग में किस प्रकार की व्यवस्था थी और किस प्रकार की परंपराएं थी, कैसी भाषा शैली का प्रयोग होता था, ये जानना भाषा विज्ञान का काम होता है। क्योंकि इतिहास का भी भाषा विज्ञान से घनिष्ठ संबंध है और 3 रूप इसको देखने को मिलते हैं। राजनीतिक इतिहास, धार्मिक और सामाजिक इतिहास को लेकर के संबंध हम चर्चा करेंगे। राजनीतिक इतिहास की अगर बात करें तो किसी जो देश है, किसी देश में अन्य देश का राज्य होना उन दोनों ही देशों की भाषाओं को प्रभावित करता है। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी के कई हजार शब्दों का प्रवेश हो चुका आपने देखा, क्योंकि लंबे समय तक अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन किया। इससे पूर्व अरबी फारसी लोग जो शासन करते थे, तो यहाँ जो विदेशी जो भाषा का प्रयोग हुआ वो हमारे यहाँ भारत में प्रवेश कर गई। और राजनीतिक प्राधीनता या दोनों देशों के परस्पर संबंध का भी परिणाम है कि हिंदी में अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली शब्दों के आने के कारणों को जानने के लिए भी हमें राजनीतिक इतिहास का सहारा लेना पड़ता है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं धार्मिक इतिहास की। भारत में हिंदू उर्दू समस्या धर्म या सांप्रदायिकता की ही देन है। धर्म का भाषा से बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है और धर्म का रूप बदलने पर भाषा का रूप भी बदल जाता है और प्रत्येक भाषा का धर्म के साथ उसको जोड़ दिया जाता है। जैसे पाली भाषा थी, बौद्ध धर्म से संपृक्त हो गई। प्राकृत भाषा थी, वो जैन धर्म से जुड़ गई। और संस्कृत थी, वो वैदिक धर्म से जुड़ गई। और उर्दू है, वो इस्लाम धर्म से जुड़ गई। हिंदी है, वो हिंदू धर्म से जुड़ गई। इसलिए भाषाओं का और धर्म का बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है। क्योंकि जैसे पहले यज्ञ होते थे, आज यज्ञ नहीं होते हैं, तो यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न जो शब्द हैं वो धीरे धीरे लुप्त प्राय हो गए हैं। और अगर उनको हमें जानना है तो उस समय के इतिहास को पढ़ना होगा और इतिहास में से उन शब्दों को खोज करके उन शब्दों का अर्थ जानने के लिए हमें भाषा विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए दोनों का एक दूसरे के दोनों पूरक है। बात करते हैं हम सामाजिक इतिहास की। सामाजिक इतिहास, सामाजिक व्यवस्था तथा हमारी जो परंपराएं भी भाषा को बड़ी प्रभावित करती हैं, क्योंकि भाषा की सहायता से किसी जाति के सामाजिक इतिहास का ज्ञान भी सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय समाज में पारिवारिक संबंधों को विशेष महत्व दिया जाता है। इसलिए भारतीय भाषाओं में जैसे माँ बाप है, बहन भाई, चाचा मौसा, फूफा बुआ, मौसी, साला, बहनोई, साडू, साली, ससुर जैसे अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किंतु यूरोपीय जो समाज में इन सभी संबंधों के लिए केवल अंकल, आंट, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर जैसे शब्द ही, जिनमें कुछ
इन लो आदि शब्द जोड़ जाड़ करके अभिव्यक्ति कर ली जाती है। अतः भाषा विज्ञान के अध्ययन में सामाजिक इतिहास पूरी सहायता करता है। इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था में शब्दों का किस प्रकार से निर्माण हो जाया करता है, इस पर भाषा विज्ञान प्रकाश डालता है। किसी समाज की भाषा में मिलने वाले शब्दों से उसकी समाज व्यवस्था का परिचय प्राप्त होता है। समाज में संयुक्त परिवार व्यवस्था है, विशाल कुटुंब व्यवस्था है या एकल परिवार व्यवस्था है, इस बात का उसमें व्यवहार किए गए शब्दों से हमें पता लग जाता है कि उस काल में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, और सामाजिक व्यवस्था में प्रयुक्त शब्दों के माध्यम से उस बात का पता लगेगा और उनके शब्द की गंभीरता और अर्थ की जानकारी हमें भाषा विज्ञान से लगती है। अब भाषा विज्ञान के अन्य ज्ञान के क्षेत्र भी हैं। इनके मुख्य जो विषय जिन पे हमने चर्चा की, शरीर विज्ञान है, मनोविज्ञान है, या व्याकरण है, साहित्य है, भूगोल है। इसके अलावा भाषा विज्ञान के अध्ययन में तर्कशास्त्र, भौतिक शास्त्र, मानव शास्त्र, दर्शन शास्त्र आदि अनेक जो विषय हैं, यानी कि ज्ञान के जितने भी विषय हैं, चाहे अर्थशास्त्र हो, सभी में कहीं न कहीं भाषा विज्ञान का महत्व है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, क्योंकि समझने और समझाने के लिए एक दूसरे की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। इसलिए ज्ञान के अनेक क्षेत्र जो हैं, चाहे संस्कृति का अध्ययन करना हो, शिक्षा शास्त्र की जानकारी प्राप्त करनी हो, सांख्यिकी के बारे में जानना हो, पाठ विज्ञान के बारे में जानना हो, आदि भाषा विज्ञान से गहरा संबंध रखते हैं। इसलिए भाषा विज्ञान का जो क्षेत्र हम बात करते हैं, न केवल भाषा की जानकारी हमें प्रदान करता है, न केवल भाषा की उत्पत्ति, उद्भव, विकास, वर्तमान स्वरूप, दशा और स्थिति की जानकारी हमें प्रदान करता है, या न केवल दो भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है, बल्कि ज्ञान के जो विभिन्न क्षेत्र हैं या ज्ञान के विभिन्न जो शाखाएं हैं, उनकी जानकारी भी हमें भाषा विज्ञान के माध्यम से प्राप्त होती है। इसलिए मानव की भाषा का जो क्षेत्र है वही भाषा विज्ञान का क्षेत्र है। संसार भर में सभ्य और असभ्य मनुष्यों की भाषाओं और बोलियों का अध्ययन भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, और इस प्रकार भाषा विज्ञान केवल सभ्य साहित्यिक भाषाओं का ही अध्ययन नहीं करता, अपितु असभ्य बर्बर असाहित्यिक बोलियों का जो प्रचलन में नहीं है, अतीत के गर्भ में खोई हुई हैं, उन भाषाओं का भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है या होता है। अर्थात भाषा विज्ञान का अपनी भाषा के अलावा ज्ञान के अन्य जो स्रोत हैं, ज्ञान के अन्य जो शाखाएं हैं, ज्ञान के अन्य जो माध्यम हैं, उनसे भी बड़ा गहरा संबंध है, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। धन्यवाद।